नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की गई। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष ने मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर रिपोर्ट सौंपी। वैज्ञानिकों ने उष्णकटिबंध के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया है। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय ने जेंडर बजटिंग अधिनियम का समर्थन किया और अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण पर सरकार ने रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 13वां विस्तार दिया। इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं पर सरकार ने प्रमाणन पर सुझाव देने के लिए कार्यदल का गठन किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक में सबसे पहले बात करेंगे खाद्य एवं पोषण की। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। ये रिपोर्ट कई संगठन मिलकर तैयार करते हैं और ये संगठन है खाद्य और कृषि संगठन, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र विश्व कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर 82.8 करोड़ लोग भुखमरी के पीड़ित थे। ये संख्या वर्ष 2020 से लगभग 4.6 करोड़ ज्यादा है। वर्ष 2030 तक भुखमरी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को उसके सभी रूपों में समाप्त करने का सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि विश्व इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के लिए उत्तरदायी कारक हैं संघर्ष, चरम जलवायु स्थितियां, आर्थिक संकट और बढ़ती असमानता। खाद्य असुरक्षा और कुपोषण से निपटने के लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति और उपभोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे स्वस्थ आहार को कम खर्चीला, अधिक वहनीय और सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सुझावों में ये भी कहा गया कि व्यापार बाधाओं को कम करना चाहिए। इससे फल, सब्जियों और दालों जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों तथा नागरिक समाज समूहों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। इससे कृषि खाद्य प्रणालियों के भीतर असमान शक्तियों को संतुलित करने में मदद मिलेगी। इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित जो निष्कर्ष दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि कुल जनसंख्या में अल्प पोषण 16.3% है। इसके अलावा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुर्बलता यानी कि लंबाई की तुलना में कम वजन 17.3% में है। और अगर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनेपन की बात करें तो ये 30.9% है। विशेष रूप से स्तनपान कराने वाले शिशु 58% हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष ने मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर रिपोर्ट सौंपी। सरकार मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर विचार कर रही है। ये कदम देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि है। ये पहाड़ी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ये गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित है। अब ये पवित्र स्थल बन गया है। इसे मानगढ़ धाम के नाम से जाना जाता है। मानगढ़ नरसंहार के बारे में कहा जाता है कि वर्ष 1913 में कुछ भीलों ने एक समाज सुधारक गोविंद गुरु, जो कि स्थानीय आदिवासी थे और पुंजा के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। गोविंद गुरु ने भीलों के बीच भगत आंदोलन शुरू किया था। इसके तहत लोगों को शाकाहार का पालन करने और सभी तरह के नशे से दूर रहने के लिए कहा गया था। नवंबर 1913 में सैकड़ों आदिवासी मानगढ़ पहाड़ी पर शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्रित हुए थे। उसी समय उन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने घेर लिया और गोली मार दी थी। इस घटना को छोटा जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से भी याद किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत स्थलों या स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने पर विचार करता है, बशर्ते वे कुछ मानदंडों को पूरा करते हों। वर्तमान में राष्ट्रीय महत्व के 3650 से ज्यादा प्राचीन स्मारक, पुरातत्विक स्थल तथा अवशेष हैं। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए जो मानदंड हैं उसमें सबसे पहला है कि प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल 100 वर्ष से कम पुराना नहीं होना चाहिए। इसका विशेष ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व है। ये एमएसआर अधिनियम 1958 की परिभाषा के प्रावधानों के तहत पात्रता प्राप्त करता है। इसके अलावा हितधारक जनता को ऐसे स्थल को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने में कोई बड़ी आपत्ति नहीं है।
वैज्ञानिकों ने उष्णकटिबंध के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया। वैज्ञानिकों ने उष्णकटिबंध में निचले समताप मंडल में एक बड़े और सभी मौसमों में सक्रिय ओजोन छिद्र का पता लगाया है। इस ओजोन छिद्र की गहराई अंटार्कटिका के ऊपर बने ओजोन छिद्र की गहराई के बराबर है, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में ये उससे लगभग 7 गुना बड़ा है। सभी मौसमों में सक्रिय ओजोन छिद्र को अबाधित वायुमंडल की तुलना में 25% से ज्यादा ओजोन हानि के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। ओजोन परत समताप मंडल में एक उच्च ओजोन सांद्रता वाला क्षेत्र है। यह सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन परत के पतला होने की पुष्टि वर्ष 1985 में दक्षिणी गोलार्ध में वसंत मौसम के दौरान अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के बनने से हुई थी। ओजोन छिद्र के लिए कई रसायनों के उत्सर्जन को जिम्मेदार माना जाता है। इनमें शामिल हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको बता दें कि ओजोन परत की रक्षा के लिए अब तक कई पहलें की गई हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना अभिसमय 1985 लाया गया, जिसका उद्देश्य ओजोन परत पर शोध और मानव गतिविधियों की निगरानी को बढ़ावा देना है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को वर्ष 1987 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा के लिए उन रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है जो इसे नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा किगाली समझौता वर्ष 2016 में अपनाया गया। वर्ष 2019 में ये लागू हुआ। इसने वर्ष 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की खपत में 80% की कमी करने के मार्ग का सुझाव दिया। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन क्षय के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इसमें वैश्विक ताप वृद्धि की उच्च क्षमता मौजूद है। ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव की बात करें तो धरातल पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव को ये बढ़ाती हैं। इससे मनुष्य में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा मानव प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो जाती है और कृषि उत्पादकता कम हो जाती है। साथ ही ये स्थलीय और जलीय जैव भू रासायनिक चक्रों को प्रभावित करता है। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय ने जेंडर बजटिंग अधिनियम का समर्थन किया। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय नीति आयोग का एक संलग्न कार्यालय है। इस कार्यालय ने जेंडर बजटिंग पर अधिनियम के द्वारा सभी मंत्रालयों में लिंग आधारित बजट को मुख्यधारा में लाने का आह्वान किया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार 156 देशों में से भारत 140वें स्थान पर है। ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। DMEO का उद्देश्य संगठन के निगरानी और मूल्यांकन कार्यादेश को पूरा करना है। साथ ही निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था का निर्माण भी करना है। जेंडर बजटिंग सरकारी राजकोषीय नीति के लिए एक परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य देश के बजट का सामाजिक स्तर पर लैंगिक असमानता को दूर करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करना है। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 ने जेंडर बजटिंग के संबंध में कई नीतिगत सिफारिशें की हैं। भारत में वर्ष 2005-6 से एक जेंडर बजट घटक का प्रावधान किया गया है। जेंडर बजट विवरणी में 2 भाग होते हैं। भाग ए के तहत महिला विशिष्ट योजनाओं को रेखांकित किया जाता है, साथ ही महिलाओं के लिए 100% धन आवंटित किया जाता है। और भाग बी में ऐसी योजनाएं होती हैं जिनमें कम से कम 30% धन आवंटन महिलाओं के लिए होता है। जेंडर बजटिंग बढ़ावा देता है लैंगिक समानता में सुधार के लिए, सरकार के सभी स्तरों पर रणनीति के निर्माण के लिए। इसके अलावा लैंगिक आधार पर आरंभ की गई पहलों की जवाबदेही और संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित किए जाते हैं। साथ ही सूचित नीतिगत निर्णय लेने के लिए साधन और साक्ष्यों का निर्माण होता है। नीति आयोग के 2 संलग्न कार्यालय हैं, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय और राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान। अगली खबर आरक्षण व्यवस्था से संबंधित है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपवर्गीकरण के लिए सरकार ने रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 13वां विस्तार दिया है। सरकार ने ओबीसी के उपवर्गीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत रोहिणी आयोग का गठन किया था। रोहिणी आयोग वर्ष 2017 में गठित किया गया था। अनुच्छेद 340 राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। आरक्षण के लिए ओबीसी का उपवर्गीकरण या ओबीसी के भीतर श्रेणियां बनाने के पक्ष में कई तर्क हैं, जैसे कि इसके तहत उपवर्गीकरण सभी ओबीसी समुदायों के बीच प्रतिनिधित्व का समान वितरण सुनिश्चित करेगा। उपवर्गीकरण की जरूरत इसलिए भी है
क्योंकि ओबीसी को वर्तमान में केंद्र सरकार के तहत नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण दिया जाता है। हालांकि ये माना जाता है कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में केवल कुछ संपन्न समुदायों ने ही इस आरक्षण का बड़ा हिस्सा हासिल किया है। इससे पहले भी कई आयोग गठित किए गए, जैसे कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। इसकी रिपोर्ट में ओबीसी का पिछड़े और अत्यंत पिछड़े समुदायों में उपवर्गीकरण करने का प्रस्ताव किया गया था। मंडल आयोग की रिपोर्ट के विरोध को देखते हुए मध्यवर्ती और दमित पिछड़े वर्गों में एक उपवर्गीकरण का प्रस्ताव किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी को कई उपवर्गों में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया था, जैसे कि अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी समूह ए, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी ग्रुप बी और पिछड़ा वर्ग बीसी समूह सी। इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं पर सरकार ने प्रमाणन पर सुझाव देने के लिए कार्यदल का गठन किया है। दरअसल बीते कुछ दिनों में इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बैटरी प्रमाणन और गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में कई कारणों से आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है, जैसे कि विनिर्माण दोष, बाह्य क्षति, दोषपूर्ण चार्जिंग, बैटरी प्रबंधन प्रणाली को स्थापित करने में दोष आदि। जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चिंता और कच्चे तेल के आयात बिल में कमी लाने के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए सरकार यात्री वाहन मालिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए अलग अलग प्रकार की बैटरियां उपलब्ध हैं, जैसे कि ली आयन, सॉलिड स्टेट, निकल मेटल हाइड्राइड आदि। हालांकि इनमें से ली आयन बैटरियों को सबसे अधिक पसंद किया जाता है और इसके कारण है वजन की तुलना में अधिक ऊर्जा अनुपात, उच्च ऊर्जा दक्षता या फिर कम स्वतः डिस्चार्ज। बैटरी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसके तहत भारतीय मानक ब्यूरो ने ईवी बैटरियों के लिए प्रदर्शन मानक तैयार किए हैं। आग लगने की घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली शुरू की गई है, जो कि ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति के द्वारा बैटरी की रेंज को बढ़ाती है। साथ ही कारखानों और घरेलू ऊर्जा बैटरी भंडारण प्रणालियों में ईवी बैटरियों के फिर से उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। तिरंगे की कीमत या लागत कम करने के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को गति प्रदान करना है। इसके तहत लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। संशोधन राष्ट्रीय ध्वज के उत्पादन में मशीन निर्मित पॉलिएस्टर का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हैं। इससे पहले केवल हाथ से काते और बुने हुए खादी से ही बने ध्वजों की अनुमति थी। भारतीय ध्वज संहिता तिरंगे के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति तब तक देता है जब तक ध्वज की प्रतिष्ठा और गरिमा का सम्मान किया जा रहा है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। तिरंगे का एक सामान्य विवरण, सार्वजनिक और निजी निकायों तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदर्शन पर नियम, सरकार और सरकारी नियमों द्वारा प्रदर्शन के लिए नियम। माईगॉव गुजरात। माईगॉव राज्य का 18वां दृष्टांत माईगॉव गुजरात का शुभारंभ किया गया। माईगॉव नागरिकों को एक दूसरे से जोड़ने वाला विश्व का सबसे बड़ा मंच है। इसे वर्ष 2014 में सरकार को आम जनता के पास लाने के विचार से लॉन्च किया गया था। माईगॉव डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का भाग है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एक गैर लाभकारी संगठन है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने उसके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए कुछ कंटेंट को हटाने के सरकारी आदेशों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की है। सरकार ने ये आदेश आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत जारी किया है। ये धारा केंद्र सरकार को भारत की संप्रभुता या अखंडता, लोक व्यवस्था आदि के हित में सोशल मीडिया मध्यस्थों को ब्लॉक करने के लिए आदेश जारी करने की अनुमति प्रदान करती है। आरबीआई ने रुपए में गिरावट को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा नियमों में ढील दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा अंतर्वाह को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनका उद्देश्य डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट को रोकना है। इन उपायों में शामिल है कंपनियों के लिए वार्षिक विदेशी उधार सीमा को दोगुना करके 1.5 बिलियन डॉलर करना, अनिवासी भारतीयों से जमा को आकर्षित करने के लिए बैंकों के लिए ब्याज दर की सीमा को अस्थायी रूप से समाप्त करना, भारत में सरकारी और कॉरपोरेट ऋण में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों के लिए नियमों को आसान बनाना इत्यादि। रुपए में गिरावट और इसके प्रभाव के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप 2 जुलाई 2022 का न्यूज टुडे का अंक सुन सकते हैं।
भारत का व्यापार घाटा जून महीने में बढ़कर रिकॉर्ड 25.63 अरब डॉलर पर पहुंच गया। कच्चे तेल और कोयले के आयात में वृद्धि से व्यापार घाटा बढ़ा है। इससे रुपए पर और अधिक दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई है। साथ ही विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण निर्यात में कमी आ रही है। व्यापार घाटा तब कहा जाता है जब देश का आयात बकाया निर्यात प्राप्तियों से ज्यादा हो जाता है। हालांकि व्यापार असंतुलन हमेशा बुरा नहीं होता है। व्यापार घाटा तब भी हो सकता है जब कोई देश आर्थिक विकास के पथ पर होता है और बचत करने की तुलना में ज्यादा निवेश कर रहा होता है। हालांकि ये बाह्य भुगतानों और किसी देश की मुद्रा पर दबाव डाल सकता है। IRDAI ने नई मोटर बीमा पॉलिसियों को मंजूरी दी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सामान्य बीमा कंपनियों को मोटर ऑन डैमेज कवर के लिए कई तकनीक सक्षम अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है। इनमें शामिल हैं पे एज यू ड्राइव यानी वाहनों के उपयोग के आधार पर प्रीमियम का निर्धारण, पे हाउ यू ड्राइव यानी कि प्रीमियम ड्राइविंग के तरीके पर निर्भर करेगा। साथ ही फ्लोटर पॉलिसी के तहत ये वाहन मालिकों को अपने एक से अधिक वाहनों के लिए एक ही पॉलिसी प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करेगा। इन विकल्पों के साथ मोटर ऑन डैमेज पॉलिसी को ग्राहकों के ड्राइविंग पैटर्न, वाहनों के उपयोग और अन्य मापदंडों के आधार पर सर्वोत्तम सुविधाओं की प्रस्तुति के लिए तैयार किया जा सकता है। हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज ने परिचालन शुरू किया। HPX देश में तीसरा पावर एक्सचेंज है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पहले से परिचालन में है। ये पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ICICI बैंक द्वारा प्रवर्तित है। पावर एक्सचेंज बाजार सहभागियों को व्यापार के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इसी कारण वे उनके पावर पोर्टफोलियो को दक्षता से प्रबंधित करते हैं। बोलबाचिया जीवाणु। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने बोलबाचिया जीवाणु के वाहक मच्छरों के साथ स्थानीय एडीज इजिप्टी मच्छरों का संकरण कराया है। इन बोलबाचिया जीवाणुओं के वाहक मच्छरों के अंडों को ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय से लाया गया था। बोलबाचिया जीवाणु हानिकारक वायरस के प्रसार को रोकता है। हालांकि ये स्वयं मच्छरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बोलबाचिया एक सामान्य जीवाणु है। ये प्राकृतिक रूप से 60% कीटों में पाया जाता है। एडीज इजिप्टी, येलो फीवर वायरस, डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस और जीका वायरस सहित कई वायरसों का एक ज्ञात वेक्टर है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। दलाई लामा। हाल ही में तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु 14वें दलाई लामा ने अपना 87वां जन्म दिवस मनाया है। तिब्बती मान्यताओं के मुताबिक प्रत्येक दलाई लामा अवलोकितेश्वर का पुनर्जन्म है। अवलोकितेश्वर को बुद्ध के सभी रूपों में करुणा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दलाई लामा का चुनाव नहीं होता बल्कि इन्हें प्राप्त किया जाता है। बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार दलाई लामा को उस शरीर को चुनने में सक्षम माना जाता है जिसमें इनका पुनर्जन्म होता है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख बौद्ध संत हैं। वर्ष 1959 में चीन की सरकार द्वारा तिब्बत पर नियंत्रण किए जाने तक पारंपरिक रूप से तिब्बत के शासन के लिए उत्तरदायी रहे हैं। इनका आधिकारिक निवास तिब्बत की राजधानी लहासा में पोटाला पैलेस था। वर्ष 1969 के चीनी आक्रमण के बाद से दलाई लामा अंततः धर्मशाला में निर्वासित के रूप में रह रहे हैं। दलाई लामा ने पूरे विश्व की यात्रा की है। उन्होंने तिब्बतियों के कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के अधिकार, अहिंसा, अंतरधार्मिक संवाद आदि पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। चीनी सरकार के साथ अहिंसा की नीति बनाए रखने के लिए इन्हें वर्ष 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इनके व्यक्तिगत मूल्य हैं करुणा, क्षमा, सहिष्णुता और आत्मानुशासन। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।